हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। बॉटनी की इस क्लास में जिसमें हम लोग बॉटनी के प्रीवियस से क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं सारे एग्जाम के लिए, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, बिहार टीजीटी हो या फिर जीआईसी हो, इन सबको ध्यान में रखते हुए बॉटनी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यानी कि आणविक जैव विज्ञान। ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हैं तो इस टॉपिक को स्टार मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से यूपी पीसीएस, जीडीसी, इसके अलावा पीजीटी, टीजीटी हर एग्जाम में क्वेश्चन अभी तक देखने को मिले हैं। चाहे वो जीन कॉन्सेप्ट हो, आनुवांशिक कूट हो, न्यूक्लिक एसिड हो, या फिर डीएनए रिप्लिकेशन हो, या फिर जीन एक्सप्रेशन हो, यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे इसी चैनल पे जूलॉजी और बॉटनी दोनों की तैयारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ करवाई जा रही है। आपसे अनुरोध है, अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज आगे बढ़ने से पहले अपना 0.08 सेकंड का टाइम निकालकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें, जहां से नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको सारे वीडियो के अपडेट मिलते रहेंगे। क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेंगे। पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवाया जाएगा, तो आप उसको भी जरूर ज्वाइन करें। स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है Who among the following is associated with the discovery of restriction endonuclease? निम्नलिखित में से कौन रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस खोज से संबंधित है? ऑप्शन है एच डी खुराना, एम नीरेनबर्ग, एच ओ स्मिथ या फिर एस डी बीच। पूछा है इसमें से कौन से वो साइंटिस्ट हैं जो रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस से संबंधित हैं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, एच ओ स्मिथ। रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस है क्या? तो ये जैव प्रौद्योगिकी का एक प्रमुख टूल होता है, जिसे आणविक कैंची के नाम से भी जाना जाता है। जो हमारा टॉपिक है आणविक कैंची, इसी को कहते हैं रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस को। 1970 की अगर बात करें, 1970 में हैमिल्टन स्मिथ, जिन्हें एच स्मिथ के नाम से जाना जाता है, इन्होंने सर्वप्रथम इसकी खोज की थी तथा हिंद सेकंड नाम रखा था। अगर पूछा जाए पहला रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस की खोज किसने की, तो 1970 में एच स्मिथ ने इसकी खोज की थी, और इसका नाम क्या रखा था? इसका नाम इन्होंने रखा था हिंद सेकंड। क्या रखा था? हिंद सेकंड। रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस एक विशिष्ट प्रकार का न्यूक्लियस है जो डीएनए की विशिष्ट स्थानों का आंतरिक रूप से काटते हैं। जैसे डीएनए है, ये मान लीजिए हमारा डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल है, इसको अलग अलग जगहों पर काटने का कार्य कौन करता है? यही रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस, इसीलिए इसको आणविक कैंची भी कहा जाता है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, एच ओ स्मिथ। पूरा नाम हैमिल्टन स्मिथ। इन्होंने कब खोज की? 1970 में। कब की थी? 1970 में। और इसका नाम ध्यान रहे, इन्होंने रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस ना रख के क्या रखा था? हिंद सेकंड रखा था। क्या रखा था? हिंद सेकंड रखा था। हिंद सेकंड। ओके, सही जवाब ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन पीजीटी बॉटनी 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है, मेथड ऑफ रिपेयर सीक्वेंसिंग ऑफ डीएनए अप टू अ लेंथ ऑफ अराउंड 100 बीपी वाज डेवलप्ड बाय। लगभग 100 बीपी की लंबाई तक डीएनए की तेजी के अनुक्रमण की विधि द्वारा विकसित किया गया। मतलब किसके द्वारा विकसित किया गया? ये विधि जो है डीएनए के अनुक्रमण की यानी सीक्वेंसिंग ऑफ डीएनए के बढ़ने की जो विधि है वो किसके द्वारा विकसित किया गया? सैंगर, खुराना, मैक्स और गिलबर्ट, वाटसन और क्रिक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सैंगर। कब? 1977 में इन्होंने लगभग 100 बीपी की लंबाई तक डीएनए की तेजी के अनुक्रमण की विधि को विकसित किया था। अगर बात करें इनका पूरा नाम, तो इनका पूरा नाम फ्रेडरिक सेंगर है। इन्होंने रैपिड डीएनए सीक्वेंसिंग की और इसी को सैगर विधि के नाम से भी जाना जाता है। क्या किया था? रैपिड डीएनए सीक्वेंसिंग, और इसको और किस नाम से जाना जाता है? इसी को सैगर विधि के नाम से जाना जाता है। ठीक, इस विधि में वैद्युत संचलन यानी कि इलेक्ट्रोफोरेसिस शामिल है, और यह इन विट्रो डीएनए प्रकृति के दौरान डीएनए पॉलीमरेज द्वारा चैन टर्मिनेटिंग डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स के यच्छादृत समावेशन पर आधारित है, यानी रैंडम इनकॉर्पोरेशन पर आधारित है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, डीएनए सीक्वेंसिंग की विधि किसने खोजी? तो अभी हम लोगों ने देखा एफ सैंगर, यानी कि पूरा नाम क्या था? फ्रेडरिक सेंगर। इन्होंने डीएनए सीक्वेंसिंग की विधि खोजी। कब खोजी? 1977 में। कब खोजी? 1977 में। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अच्छा, अगर पूछा जाए कि डीएनए सीक्वेंसिंग को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसी को ना चैन टर्मिनेशन के नाम से भी जाना जाता है। किससे? चैन
नेशन, टर्मिनेशन के नाम से भी इसी को जाना जाता है, चैन टर्मिनेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है द फर्स्ट आर्टिफिशियल एंजाइम जिसका नाम है राइबोन्यूक्लियेज ए वाज सिंथेसाइज्ड बाय, कृत्रिम एंजाइम राइबोन्यूक्लियेज ए सबसे पहले किसने संश्लेषित किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार्क करिएगा। ऑप्शन है बी आर मेरीफील्ड, गुटे वी, या फिर लुई पाश्चर, या फिर गुटे बी एंड आर वी मेरीफील्ड। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए आर वी मेरीफील्ड। सॉरी, मैंने बी आर बोल दिया था, यहाँ पे आर वी मेरीफील्ड। प्रथम आर्टिफिशियल एंजाइम राइबोन्यूक्लियेज ए का संश्लेषण सर्वप्रथम मेरीफील्ड आरवी ने किया था। यह एंजाइम PO5 बॉन्ड RNA होता है। ठीक, इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो आपका यूपी PCS GDC 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन पूछा है प्रोटोप्लाज्मिक फ्यूजन वाज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय, प्रोटोप्लाज्मिक फ्यूजन सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन आपके सामने दिया है, सेम यही ऑप्शन आपको एग्जाम में भी आया था, हैंस्टिंग, नीरनबर्ग और खुराना, वाटसन और क्रुक, या फिर कोहलर और मिल्स स्टैन। प्रोटोप्लास्ट संलयन तकनीक पूछा है। ठीक है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा ना वो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? इसमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि प्रोटोप्लास्ट संलयन एक तकनीक है जिसका उपयोग दो अलग अलग प्रजातियों के खोजकर्ता से प्राप्त कोशिकाओं के प्रोटोप्लास्ट के संलयन द्वारा एक संकर पौधों को उत्पन्न करने के लिए किया गया। अगर पूछा जाए ये तकनीक दी किसने थी, तो ये जो तकनीक है एक साइंटिस्ट थे कैलकर। इन्होंने 1892 में प्रस्तुत किया था। बाद में अगर बात करें तो कॉल्सन ने इसे 1972 में विकसित किया था। तो दोनों ऑप्शन आपको कहीं नहीं देखने को मिल रहा है। कैलकर ने इसे प्रस्तुत किया 1892 में और कॉर्लसन ने 1972 में इसे विकसित किया था। दोनों आपको कहीं देखने को नहीं मिल रहा है, तो इसका सही जवाब होना चाहिए था इनमें से कोई नहीं, जबकि ऐसा कोई ऑप्शन एग्जाम में नहीं था, तो ये स्टार मार्किंग क्वेश्चन था। ओके, अगला क्वेश्चन, इन जीन म्यूटेशन रिप्लेस ऑफ अ प्यूरिन बाय अ पिरामिडिन और अ पिरामिडिन बाय अ प्यूरिन कॉल्ड। जीन उत्परिवर्तन में एक प्यूरिन है ये पिरामिडिन को रिप्लेस कर दे रही है। ठीक है, प्यूरिन जो है ये यहाँ से पिरामिडिन की जगह पे आके बैठ जा रही है, या फिर कोई पिरामिडिन है ये प्यूरिन की जगह पे आके बैठ जा रहा है। तो इस जीन रिप्लेशन को क्या कहा जाता है? जीन विनिमय को क्या कहा जाता है? ऑप्शन दिया है टाटोमेरिज्म, ट्रांसडक्शन, ट्रांजिशन, या फिर ट्रांसवर्शन। सही जवाब हो जाएगा ऐसे रिप्लेसमेंट को ट्रांसवर्शन कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि जो प्यूरिन बेस होता है उसमें एडेनिन और ग्वानिन होता है। इसके अलावा जो पिरामिडिन होता है इसमें एडेनिन ग्वानिन और पिरामिडिन में थायमिन, साइटोसिन और यूरेसिल होता है। पिरामिडिन का प्यूरिन में विनिमय ट्रांसवर्जन कहलाता है। ठीक है, और प्यूरिन का पिरामिडिन में विनिमय भी ट्रांसवर्शन कहलाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। यूपी PCS GDC 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। PDF फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें क्योंकि वहां सारे अपडेटेड न्यूज आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है अ पॉइंट म्यूटेशन कॉम्प्रीहेंसिंग द सब्सटेंस ऑफ अ प्यूरिन बाय पिरामिडिन इज कॉल्ड। एक बिंदु उत्परिवर्तन में प्यूरिन का पिरामिडिन द्वारा प्रतिस्थापन क्या कहलाता है? तो अभी हम लोगों ने देखा था क्या कहलाएगा? ट्रांसवर्जन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ट्रांसवर्जन कहलाएगा। यह केवल एक सहज प्रत्यावर्तन द्वारा ही उल्टा किया जा सकता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को स्टार मार्क करिएगा। आपका जो आने वाला DSSB एग्जाम है, DSSB एग्जाम, उसके लिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्वेश्चन है न्यूक्लियोसोम बना होता है। न्यूक्लियोसोम किसका बना होता है? RNA प्लस हिस्टोन, RNA हिस्टोन नॉन हिस्टोन, DNA हिस्टोन, या फिर DNA हिस्टोन नॉन हिस्टोन। ध्यान दीजिएगा न्यूक्लियोसोम की बात की जा रही है। न्यूक्लियोसोम सभी यूकेरियोटिक जीनोम की मौलिक आयोजन इकाई होती है। यह DNA का एक खंड है जो प्रोटीन के एक कोर के चारों ओर लपेटा जाता है। जैसे मान लीजिए ये प्रोटीन है, इसके चारों ओर जो है इसको लपेटा जाता है। न्यूक्लियोसोम हिस्टोन नामक 8 प्रोटीन के एक सेट के चारों ओर लिपटे DNA के दो थोड़ा कम मोड़ से बना होता है, जिसे हिस्टोन अष्टगामी के रूप में भी जाना जाता है। अगर पूछा जाए न्यूक्लियोसोम का और नाम क्या है, तो न्यूक्लियोसोम को न्यूक्लियोसोम
हिस्टोन अष्टगामी के नाम से जाना जाता है, या डीएनए और हिस्टोन का बना होता है। ठीक है, डीएनए और हिस्टोन का, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये प्रोटीन के जो अणु होते हैं इनको चारों तरफ से लपेटे होता है। ठीक है, और ये जो है ये डीएनए के दो से थोड़ा कम मोड़ से बना होता है। इसे हिस्टोन अष्टगामी के नाम से भी जाना जाता है। ओके, इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। न्यूक्लियोसोम डीएनए और हिस्टोन से मिलकर बना होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन संश्लेषण विषयक निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? Which of the following statement is not true regarding the synthesis of protein? कौन सा सत्य नहीं है? पहला दिया है, अच्छा चारों ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं, अब दिखने लगा। पहला दिया है, इसमें mRNA, tRNA, राइबोसोम, अमीनो अम्ल, ऊर्जा तथा एंजाइम की आवश्यकता होती है। तो प्रोटीन संश्लेषण में इन सभी की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही है। पूछा कौन सा सत्य नहीं है, तो ये तो सत्य है। फिर एक्टिवेटेड अमीनो एसिड अटैच टू tRNA, ये भी बिल्कुल सत्य है। जो एक्टिवेटेड अमीनो एसिड होता है ये tRNA से अटैच होता है, ये भी सत्य है। तीसरा दिया, mRNA इज रीड इन 5-3 डायरेक्शन, mRNA जो होता है ये 5 से 3 के डायरेक्शन में रीड करता है, ये भी बिल्कुल सत्य है। चौथा दिया है, पॉलीपेप्टाइड संश्लेषण सी टर्मिनल से एन टर्मिनल तक होता है, तो यही गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी यही सत्य नहीं है, और ये गलत होते हुए भी सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो कौन सा आपका सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। बात करें पॉलीपेप्टाइड संश्लेषण की, तो ये सी छोर से एन छोर की ओर नहीं बढ़ता है। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट द सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी? निम्नलिखित समीकरण में से कौन सा आणविक जैविक का मूल सिद्धांत निरूपित करता है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन ए ही हो जाएगा। ऑप्शन ए मतलब डीएनए, आरएनए और प्रोटीन। डीएनए, आरएनए और प्रोटीन जो है ये आणविक जैविक यानी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का मूल सिद्धांत रिप्रेजेंट करता है, सेंट्रल डोगमा को रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। इसमें 3 महत्वपूर्ण चक्र होते हैं। अगर बात करें पहले चक्र की, तो पहला चक्र जो है वो माता पिता के डीएनए के दोहराव से संबंधित है, ताकि एक डॉक्टर डीएनए कणों को अप्रवेद न्यूक्लियोटाइड के साथ बनाया जा सके, जिसे प्रतिकृति यानी रिप्लिकेशन कहते हैं। और दूसरी प्रक्रिया प्रतिलेखन की होती है। ठीक है, दूसरी प्रक्रिया कौन सी होती है? प्रतिलेखन की होती है। और अंतिम प्रक्रिया जो होती है जिसमें क्या होता है, एमआरएनए में एनकोडेड वंशानुगत डेटा अमीनो एसिड के एक समूह एक विशिष्ट समूह के साथ पॉलीपेप्टाइड यानी प्रोटीन में वापस परिवर्तित हो जाता है। तो प्रक्रिया कितने चरणों में होती है? 3 होती है। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? डीएनए, आरएनए और प्रोटीन। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फिर से वही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया कि आणविक जीव विज्ञान का सेंट्रल डोगमा कौन सा है। तो हम लोगों ने देखा था आणविक जीव विज्ञान का जो सेंट्रल डोगमा था वो डीएनए, आरएनए और प्रोटीन था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ओके, कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, क्वेश्चन जरूर करें। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है कि जब डीएनए से आरएनए बनता है तब क्या कहलाता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है तब क्या कहलाता है, और डीएनए से डीएनए बनता है तब क्या कहलाता है। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अगर बात करें डीएनए से आरएनए बनने को ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है, और आरएनए से जब डीएनए बनता है तो इसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें कि आरएनए से प्रोटीन बनना क्या कहलाता है, तो आरएनए से प्रोटीन बनना जो है ये ट्रांसलेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन कहलाता है। इस बात को विशेष ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे पूछा जाए डीएनए से डीएनए बनना क्या कहलाता है, डीएनए से डीएनए बनने की प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। अगर आप में से किसी को भी पता हो कि डीएनए से डीएनए बनने के प्रोसेस को क्या कहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपका कमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप में से हर एक के कमेंट का मेरे द्वारा पर्सनली रिप्लाई भी किया जाता है। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में एक्टिव पार्टिसिपेट किया करिए। और कमेंट बॉक्स में एक्टिव रहने से आपके भी प्रॉफिट होते हैं। क्या प्रॉफिट है? जैसे आपने लिख दिया डीएनए से डीएनए बनना प्रोसेस ये कहलाता है। अगर आपने लिख दिया तो वो क्वेश्चन अगर कभी आपको एग्जाम में आपके सामने आ गया तो वो क्वेश्चन 100% आपसे गलत नहीं होगा, क्योंकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं फीड हो चुका होगा। और वो क्वेश्चन जैसे ही आपके सामने आएगा आप उसका फट से मार्क कर ले जाएंगे और आप अच्छे से नंबर भी पा जाएंगे। इसलिए कमेंट बॉक्स में एक्टिव पार्टिसिपेट करना मेरे लिए तो मोटिवेशन का कार्य करेगा ही करेगा और आपके लिए भी फायदेमंद रहेगा। इसलिए आप लोग से अनुरोध है
जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं, ये आपका नॉलेज कॉर्नर परिवार, ये आपका अपना परिवार है। इसको हमेशा मोटिवेट, उत्साहित रखने के लिए कमेंट जरूर किया करिए और वीडियो को लाइक भी किया करिए, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन है, एंटीबॉडीज क्योर डिजीज बाय। एंटीबॉडी द्वारा रोग का इलाज। एंटीबॉडी द्वारा किस रोग का इलाज होता है? थोड़ा सा मिसप्रिंट है, मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। ऑप्शन दिया है रिमूविंग पेन यानी दर्द दूर करना, कॉम्पिटेटिव मेहिविशन यानी प्रतिस्पर्धी निषेधी, इन्वेशन, सॉरी थोड़ा सा मुझे भी इनहेविशन दिया है, कॉम्पिटेटिव इनहेविशन प्रतिस्पर्धी निषेध। फिर है टर्निंग द पैथोजन आउट ऑफ बॉडी यानी रोग जनक को शरीर से बाहर निकालना, या नन ऑफ दिस। सिंपल से पूछा है एंटीबॉडी का क्या काम होता है। एंटीबॉडी हम सभी मतलब यूज करते हैं, इसका कार्य क्या होता है? ये करता क्या है? तो ये करता है कॉम्पिटेटिव इनहेविशन यानी प्रतिस्पर्धी निषेध का कार्य करता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। सूक्ष्म जीवों के पास कुछ जैव रासायनिक मार्ग होते हैं जो उनके अस्तित्व के लिए आवश्यक होते हैं, जैसे आपने देखा होगा श्वसन और एंजाइम संश्लेषण। इस तरह के जो होते हैं इन्हीं को मतलब इनके लिए आवश्यक होते हैं। और एंटीबॉडी द्वारा रोग का इलाज क्या कहलाता है? ये कॉम्पिटेटिव इनहेबिशन कहलाता है, ठीक है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा पेंसिलियम क्या करता है? जीवाणुओं में कोशिका भित्ति के निर्माण को अवरुद्ध कर देता है और जीवाणु को मार देता है, ठीक है। अर्थात एक बार रोग पैदा करने वाले जीव के मर जाने के बाद रोग का प्रसार नहीं हो पाता और रोगी ठीक होने लगता है। इसी को कॉम्पिटेटिव इनहेबिशन कहते हैं और ये एंटीबॉडी कार्य करता है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। हाँ, अगर आप छोटे छोटे टॉपिक के माध्यम से 2-3 मिनट के माध्यम से पूरे बॉटनी को समझना चाहते हैं तो हमारे इसी चैनल पे स्टार्टिंग से आपको बॉटनी के शॉर्ट वीडियो प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप लोग से अनुरोध है आप उन वीडियो को भी जरूर देखें, साथ ही साथ उन वीडियो पे अपना फीडबैक भी जरूर दें क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और वो शॉर्ट वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं उसको भी जरूर बताएं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इन डीएनए सेगमेंट हैविंग 6 कॉइल्स there are 22 nitrogen base pair linked by 2 hydrogen bonds. How many cytosine base are found in that segment? डीएनए के 6 कॉइल वाले खंड 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े 22 नाइट्रोजन जोड़े हैं। इस खंड में कितने साइटोसिन बेस पाए जाते हैं? इसका जो सही जवाब हो जाएगा, इसको निकालने के लिए आपको बता दें अगर एक कुंडल है तो उसमें 10 क्षारक युग्म होते हैं, ठीक है। एक कॉइल है उसमें 10 क्षारक युग्म होते हैं और यहाँ पे कितने दिया है? 6 कॉइल हैं। कितने हैं? 6। तो 10 × 6 अगर आप कर देंगे तो ये 60 हो जाएगा। 10 × 6 60 हो जाएगा। और एडेनिन और साइटोसिन जो होता है ये 22 जोड़ी होता है। कितना होता है? 22 जोड़ी आपको दिए हुए हैं। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं 22 जोड़ी नाइट्रोजन के साथ। तो अगर 60 - 22 कर देंगे आप, 60 - 22 कर देंगे तो आपका निकल के आ जाएगा 38। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 38। ये इस तरह से निकाला गया, ठीक है। कैसे निकाला एक बार फिर से देख लीजिए। कुंडल कितने दिए हैं? कॉइल कितने दिए हैं? 6 दिए हैं। तो 6 कॉइल लिख लीजिए और एक कॉइल में 10 क्षारक युग्म होते हैं, ठीक है। एक कॉइल में 10 क्षारक युग्म होते हैं तो 6 में कितने होंगे? तो 6 × 10 अगर हम करेंगे, 6 × 6 × 10 करेंगे तो ये आपका 60 निकल के आ जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा दिया है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े 22 नाइट्रोजन जोड़े हैं। 22 नाइट्रोजन जोड़े यहाँ पे दिए हुए हैं तो 60 - 22 अगर आप कर दीजिए, नाइट्रोजन जोड़े को माइनस कर दीजिए तो आपका जो है साइटोसिन बेस निकल के आ जाएगा। सही जवाब हो जाएगा 38, ठीक। आपको समझ में आ गया होगा। कहीं भी कोई कंफ्यूजन कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन डीएनए को संश्लेषित करने के लिए आरएनए को टेम्पलेट के रूप में उपयोग करता है? ऑप्शन आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज या फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। एक मिनट, यहाँ पे आपको ऑप्शन डी दिख नहीं रहा है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन डीएनए को संश्लेषित करने के लिए एक टेम्पलेट के रूप में आरएनए का उपयोग करता है। अभी हमने आपको बताया था डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है और जब आरएनए से डीएनए बनता है तो यही रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, ठीक है। इसका उपयोग पूरक डीएनए उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। अगर पूछा जाए इसकी खोज किसने की थी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की खोज किसने की थी, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की खोज करने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था टैमिन और इनके एक साथी थे टैमिन और
बाल्टीमोर, टैमिन और बाल्टीमोर ने रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की खोज की थी। कब की थी? 1970 में। कब? 1917 में। ठीक है, ये प्रक्रिया केवल रेट्रोवायरस में होती है। इसे सेंट्रल डोगोमा भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? सेंट्रल डोगोमा भी कहा जाता है। अगर पूछा जाए ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया होती किसमें है? ये केवल रेट्रोवायरस में होती है। किसमें होती है? केवल रेट्रोवायरस में होती है। ठीक, सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव सेमी डिसकंटिन्यूअस रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए? निम्नलिखित में से किसमें डीएनए की अर्धसंतत प्रकृति नहीं होती है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पूछा है किसमें नहीं होती है। इस नहीं शब्द को जरूर ध्यान दिया करिए। अगर आपके सामने एग्जाम में आ रहा है ना, तो नॉट को जो है सर्कल कर लिया करिए, क्योंकि कभी कभी आता हुआ क्वेश्चन भी इस नॉट की वजह से गलत हो जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा एडिनो वायरस। एडिनो वायरस में डीएनए की अर्ध असंतत प्रकृति नहीं होती है। अगर आपने ध्यान नहीं दिया और देख लिया किसमें होती है और पहला ऑप्शन आपको ई कोलाई मिल गया, आपको पता है कि ई कोलाई में होती है, तो आप तुरंत मार करके चले आएंगे। ठीक है, इसलिए इस नहीं को जरूर ध्यान दीजिएगा। किसमें नहीं होती? एडिनो वायरस में नहीं होती। ई कोलाई, लैम्डा फेज और 5X174 में होती है। ठीक है, सही जवाब इसका जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HNO2 induced mutation adenine in determinate to hypoxanthine. This will ultimately lead to replace of T-AT pair by HNO2 के में प्रेरित उत्परिवर्तन डीएमिनेटेड एडीन को हाइपोथेंसिस में बदल दिया जाता है, जहां अंततः इसके द्वारा AT जोड़े को प्रतिस्थापित किया जाता है। यानी कि सिंपल से पूछा जा रहा है, AT जोड़े को किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है? एडेनिन और थाइमिन को किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एडेनिन और थाइमिन को ग्वानिन और साइटोसिन के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। डीएमिनेशन द्वारा एडेनिन को हाइपोजेनिथिन और साइटोसिन से यूरेसिल में एडमिनेटेड किया जाता है, यानी कि ग्वानिन और साइटोसिन को परिवर्तित कर दिया जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन चारगाफ तुल्यता नियम के बारे में सही नहीं है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी पूछा है कौन सा तुल्यता नियम के बारे में सही नहीं है। चारगाफ का नियम मैंने आपको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। अगर आप चाहें तो शॉर्ट वीडियो भी देख सकते हैं। यहाँ पूछा कौन सा सही नहीं है, तो सबसे पहले ये जानिए चारगाफ का नियम होता क्या है। तो चारगाफ ने 1950 में एक नियम प्रकाशित किया था। कब प्रकाशित किया था? 1950 में। चारगाफ के नियम के अनुसार एडेनिन की मात्रा हमेशा थाइमिन के बराबर होगा, यानी एडेनिन जो होगा वो इक्वल टू होगा थाइमिन से। ठीक है, और ग्वानिन की मात्रा हमेशा साइटोसिन के बराबर होगा, यानी ग्वानिन जो होगा ये इक्वल होगा साइटोसिन से। या फिर आप इसको इक्वल करके लिख सकते हैं, या आप इसको लिख सकते हैं A+T इक्वल टू G+C। ग्वानिन जो होगा वो किससे होगा? साइटोसिन से। ऐसे लिख सकते हैं, अर्थात एडेनिन का थाइमिन और ग्वानिन से साइटोसिन का अनुपात हमेशा क्या होगा? बराबर होगा। या इसको एक तरह से और लिख सकते हैं A/T एडेनिन थाइमिन और G/C इक्वल टू 1। ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। ये चारगाफ के द्वारा दिया गया एक नियम था, इसी को चारगाफ नियम के रूल्स मतलब नियम के नाम से जाना जाता है। पूछा जा रहा है चारगाफ तुल्यता नियम के बारे में सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है वो बताना है। पहला दिया है A+T इक्वल टू G+C, ये तो बिल्कुल सही है, एडेनिन थाइमिन से और ग्वानिन साइटोसिन के इक्वल होता है, सही है। दूसरा दिया है A/T G+G। अब देखिए एडेनिन थाइमिन से संबंधित है, लेकिन जिस तरह एडेनिन थाइमिन से संबंधित अगर यहाँ अपॉन लिख रहे हैं तो यहाँ भी C/G लिखना चाहिए। ठीक है, तब ये सही होगा। ये आपका गलत हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और GC इक्वल टू 1 होता है, TA इक्वल टू GC। ये वाला समीकरण बिल्कुल सही है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, यही आपका जो है वो गलत है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द मेन रोल ऑफ न्यूक्लियस इन अ न्यूक्लियस इन नाभिक में न्यूक्लियोलस की मुख्य भूमिका क्या है? डीएनए रिप्लिकेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम, राइबोसोमल सिंथेसिस, क्रोमैटिड सेपरेशन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, राइबोसोमल सिंथेसिस, यानी कि राइबोसोम का संश्लेषण ये न्यूक्लियोलस की मुख्य भूमिका होती है। लगभग 25% भाग न्यूक्लियोलस भाग नाभिक में रहता है और इसकी संरचना प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड यानी कि आरएनए से मिलकर बनी होती है, राइबोन्यूक्लिक एसिड से। इसे न्यूक्लियर राइबोसोम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और ये करता क्या है? तो ये राइबोसोमल संश्लेषण करता है। ठीक, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा।
फ्रेंड्स, जब आप लोग से कहा जाता है कि वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए तभी आप लोग करते हैं। प्लीज़ आप लोग से अनुरोध है, अगर आपको मेरी एफर्ट मेरी मेहनत पसंद आ रही हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपनी ये नॉलेज कॉर्नर परिवार को 10,000 तक पहुंचाइए। जिस दिन ये परिवार 10,000 तक पहुंच जाएगा, 10,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, उस दिन आपको बायोलॉजी यानी जूलॉजी के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, सारे मतलब टॉपिक वाइज हम कह सकते हैं कि आपको नॉन कॉर्डेटा यानी कि प्रोटोजोआ से लेकर सारे चैप्टर, चाहे वो प्रोटोजोआ पोरीफेरा यानी कॉर्डेटा नॉन कॉर्डेटा हो या फिर एनिमल बिहेवियर हो, एनिमल स्ट्रक्चर हो, सारे टॉपिक, इकोनॉमिक बायोलॉजी, कोई भी टॉपिक आपको रिटर्न माध्यम, एक जैसे आपको एक पेड बैच मिलता है ना, उस तरह का पेड बैच का कंटेंट आपको फ्री में मिलेगा। आपका ये परिवार आपको देने के लिए तत्पर है। बस आपको करना क्या है, आपको फटाफट से इस चैनल को 10,000 सब्सक्राइबर तक पहुंचाना है। पेड बैच का कंटेंट आपको फ्री में मिल जाएगा। आप एक बार देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन उसके लिए आप फटाफट से इस परिवार को 10,000 सब्सक्राइबर तक पहुंचा दीजिए, आप लोग से अनुरोध है, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं। द DNA molecules has a T5 loops. The T5 loops is the case stand of. ऑप्शन दिया है स्यूडोप्यूरिन, ये इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा पहला, ठीक है। पहला इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जो टीआरएनए है, ये 5 भुजाएं, इसकी 5 भुजाएं होती हैं, ठीक है। इसकी कितनी भुजाएं होती हैं? 5 भुजाएं होती हैं। पहला होता है स्वीकारकर्ता आर्म्स, दूसरा होता है टी या T5C आर्म्स, अस्थिर आर्म्स, एंटीकोडान आर्म्स और डी आर्म्स, ठीक है। ये इसकी 5 भुजाएं होती हैं। स्यूडो यूरिन के लिए जो मतलब होता है टी, यहाँ पे क्या दिया है? T5C आर्म और T5 लूप होता है, जो वो स्यूडो प्यूरिन के लिए होता है। इस लूप को राइबोसोमल रिकोनाइजेशन साइड भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? राइबोसोमल रिकोनाइज साइड भी कहते हैं। अगर पूछा जाए स्यूडो प्यूरिन के लिए जो साइड होता है T5 लूप और T लूप स्टैंड, ये क्या होता है? इसी को राइबोसोमल रिकोनाइज साइड के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूक्लियोटाइड है? साइटिडीन, ग्वानिलिक एसिड, थाइमिडीन या फिर ग्वानोसिन? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी ग्वानिलिक एसिड। ग्वानिलिक एसिड है क्या? तो ये एक न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड यौगिक क्या होते हैं? जो नाइट्रोजन बेस पेंटोज शुगर और फास्फेट समूह के बने होते हैं, उन्हें न्यूक्लियोटाइड एसिड कहा जाता है। ग्वानिलिक एसिड ग्वानिन, शर्करा और फास्फोरिक एसिड से बना होता है। साइटोसिन, थाइमिकीन और ग्वाइनोसिन नाइट्रोजनस बेस हैं। ओके, ये तीनों क्या है? नाइट्रोजनस बेस है। जबकि ग्वानिलिक एसिड जो है ये क्या है? ये ग्वानिन, शुगर और फास्फोरिक का बना हुआ एक न्यूक्लियोटाइड बेस है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिग्मा कारक एक घटक है। द सिग्मा फैक्टर इज द कंपोनेंट ऑफ। सिग्मा फैक्टर किसका घटक है? ऑप्शन दिया है डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, इंडोन्यूक्लियस या फिर हेक्सोकाइनेज। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी आरएनए पॉलीमरेज। सिग्मा जिसे इस तरह से लिखा जाता है, या कारक है या जो फैक्टर है, ये आरएनए पॉलीमरेज का एक घटक है तथा आरएनए पॉलीमरेज का एकल आश्रित डीएनए एंजाइम है जो ट्रांसक्रिप्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ट्रांसक्रिप्शन प्रक्रिया कौन सी होती है? ट्रांसक्रिप्शन यानी डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? सिग्मा फैक्टर निभाता है, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज प्रतिलेखन का एक एंजाइम है जो डीएनए टेम्पलेट स्टैंडर्ड का उपयोग करके आरएनए का संश्लेषण करता है। प्रोटीन संश्लेषण की शुरुआत कहाँ से होती है? तो इसी सिग्मा फैक्टर से होती है, ठीक है। अगर पूछा जाए प्रोटीन संश्लेषण की शुरुआत कहाँ से होती है, तो इसी सिग्मा फैक्टर से होती है और ये आरएनए पॉलीमरेज का एक घटक है। ओके, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5-ब्रोमोयूरेसिल एक एनालॉग है। 5-ब्रोमोयूरेसिल इज एन एनालॉग ऑफ एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, हाइपोजेनेथिन। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी थाइमिन। 5-ब्रोमोयूरेसिल थाइमिन का एक एनालॉग है तथा 5-ब्रोमोयूरेसिल यूरेसिल का एक ब्रोमिनेटेड व्युत्पन्न भी होता है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटसन और क्रिक द्वारा वर्णित डबल हेलिक्स मॉडल को क्या कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है कि वाटसन और क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है डबल हेलिक्स मॉडल दिया किसने और इनके मॉडल को कहा क्या जाता है? तो डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन और क्रिक ने दिया और इनके मॉडल को BDNA कहा जाता है। क्या कहा जाता है? BDNA कहा जाता है, ठीक। और इन्होंने क्या किया? डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, ठीक। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं।
पूछा जाता है कि हेलिक्स का प्रकार क्या है, तो हेलिक्स का जो टाइप है, टाइप ऑफ हेलिक्स है वो राइट है, राइट यानी कि दायां है, राइट। इसके अलावा पूछा जाता है हेलिक्स का डायामीटर, हेलिक्स का डायामीटर 20 एंगस्ट्रॉम होता है, कितना, 20 एंगस्ट्रॉम होता है। आधार जोड़ों की संख्या प्रति मोड़, यानी कि जहाँ पे ये मोड़ मुड़ रहे हैं यहाँ पे, ये संख्या कितनी होती है, तो ये 10 होती है, कितनी होती है, 10 होती है, ठीक है। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जीन कूटबद्ध करता है लूसीफेरेज एंजाइम को, कौन सा जीन लूसीफेरेज एंजाइम को कूटबद्ध करता है। ऑप्शन देखते हैं, गेल जीन, लैक्स ए जीन, लैक जीन या फिर निफ जीन। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लैक्स ए जीन। लैक्स ए जीन लूसीफेरेज एंजाइम को एनकोड करता है। बैक्टीरियल लूसीफेरेज एंजाइम फ्लेवो एंजाइम होते हैं जो सब 2 सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं, कितने, 2 सब यूनिट से, जिसमें प्रत्येक लैक्स ए और लैक्स बी जीन द्वारा इनकोड किया जाता है। जबकि जुगनू लूसू यानी कि फेयर फ्लाई लूसीफर फ्लू आकर्षक जीन द्वारा निर्दिष्ट एक एकल पॉलीपेप्टाइड होता है। आप लोगों ने जो जुगनू देखा होगा, जो उड़ते हैं, उनका जो जीन होता है वो अपनी तरफ आपको आकर्षित करता है, ये पॉलीपेप्टाइड होते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका के सबसे स्थिर आरएनए है, द मोस्ट स्टेबल आरएनए इज द सेल। कोशिका में जो सबसे स्थिर आरएनए है वो कौन सा है, आरआरएनए, एचआरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए। तो पहले सबसे तो आप ये जान लीजिए, आरएनए केवल 3 टाइप का होता है, एचआरएनए जैसी कोई श्रृंखला नहीं होती है, आरएनए को राइबोसोमल आरएनए, टीआरएनए को ट्रांसवर्सन आरएनए और एमआरएनए को मैसेंजर आरएनए के नाम से जाना जाता है। अब सबसे स्थिर कौन सी है, तो सबसे स्थिर जो है वो आरआरएनए है, या मेरा यानी कि राइबोसोमल आरएनए है। कोशिका में सबसे प्रचुर और सबसे स्थिर यही होता है, क्यों, क्योंकि ये राइबोसोम बनाने के लिए प्रोटीन के साथ इंटरेक्ट करता है और प्रोटीन संश्लेषण के लिए राइबोसोम की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोलिमो वायरस है, कोलिमो वायरस क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए या फिर डबल स्टैंडर्ड आरएनए। कोलिमो वायरस एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये कोलिमोविरिडी फैमिली से संबंधित है। इस वायरस को फूल गोभी मोजेक वायरस के नाम से भी जाना जाता है, यानी कली फ्लावर मोजेक वायरस के नाम से भी कोलिमो वायरस को जाना जाता है। इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, कली CULI, कली फ्लावर FLOWER, कली फ्लावर मोजेक वायरस के नाम से किसे जाना जाता है, तो कली फ्लावर मोजेक वायरस के नाम से कोलिमो वायरस को जाना जाता है। इसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए होते हैं। इन्फ्लुएंजा वायरस में सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। अगर पूछा जाए इन्फ्लुएंजा वायरस में क्या होता है, तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। और सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए जो होता है ये पार्बो वायरस में होता है। ये किसमें होता है, पार्बो वायरस में होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि गुणसूत्रों पर ABC क्रम में 3 जीन रखे हैं, यदि AB और BC के बीच डबल क्रॉस ओवर है तो प्रतिशत क्या होगा। गुणसूत्र है, इस पे AB, अच्छा क्या पूछा एक बार हम लोग लिख के देख लेते हैं, A प्लस B के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर, ठीक, और B और C के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। और पूछा है इनका प्रतिशत, तो इनको प्रतिशत कैसे निकालेंगे, अगर दूरी 20 प्लस 30 ऐड कर देंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, टोटल दूरी कितनी निकल के आ जाएगी, 30 निकल के आ जाएगी, 30, और इसका प्रतिशत निकालने के लिए ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, 100 से 100 अगर कट जाएगा तो निकल के कितना आ जाएगा, 30%। इसका सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सही जवाब ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, कितना, 30%। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन, इसे स्टार मार्क करिएगा। ये क्वेश्चन आपको EMRS PGT में भी देखने को मिल रहा था। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से न्यूक्लियोसोम का कोर किस हिस्टोन के समूह से बना होता है, किस हिस्टोन के समूह से बना होता है पूछा है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, H2A, H2B, H3 और H4 से बना होता है। किससे बना होता है, H2A, H2B, H3 और H4 से बना होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उत्परिवर्तन बी प्यूरिनिन के लिए जिम्मेदार होता है, यानी कि पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूटेशन इन रिस्पॉन्सिबल फॉर डी प्यूरिन। ऑप्शन है EMS, HNO, एक्स-रे या फिर UV रे। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए EMS। EMS जो एक अल्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक एजेंट के रूप में कार्य करता है, ये ड्यूप्यूरिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर पूछा जाए EMS का फुल फॉर्म क्या है, तो E से हो जाएगा एथिल, M से हो जाएगा मीथेन और S से हो जाएगा सल्फोनेट, यानी कि इसका फुल फॉर्म हो जाएगा एथिल, एथिल मीथेन, एथिल मीथेन, एथिल मीथेन सल्फोनेट, एथिल मीथेन
सल्फोनेट ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैप, कैप यानी कैप 0 mRNA को 5 सिरे की सुरक्षा के लिए यूकैरियोट्स में शामिल है। 5-3 लिंकेज, 3-5 लिंकेज, 3-3 लिंकेज या 5-5 लिंकेज। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 5-5 लिंकेज। 5-5 लिंकेज। यूकैरियोट में 5 कैप यानी कि कैप 0 जिसे 5 कैप कहते हैं एक mRNA अणु है। अणु के छोर 5 पर पाया जाता है। इसे ग्वानिन एंडोन्यूक्लियोटाइड होता है जो असमान 5 से 5 के माध्यम से mRNA ट्राइफॉस्फेट लिंकेज के माध्यम से जुड़ा होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले किसने बताया कि आनुवांशिक सामग्री डीएनए था, यानी कि ये बात सबसे पहले किसने कही कि जेनेटिक मटेरियल जो होता है ये डीएनए होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि एवरी, मैक्लियोड और मैककार्टी, इन तीनों ने सबसे पहली बार बताया था कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए होता है। इन्होंने पाया कि डीएनए वह पदार्थ है जो जीवाणु परिवर्तन का कारण बनता है। ठीक है, अगर बात करें अल्फ्रेड हर्शे और मोर्था चेंज ने, तो इन्होंने इनकी पुष्टि करने में मदद करी थी। क्या करी थी? मदद करी थी। अगर पूछा जाए कि डीएनए का आनुवंशिक प्रयोग था किस पे, तो डीएनए का आनुवंशिक प्रयोग जो था वो चूहा पे था, यानी रैट पर किया गया था। किस पर किया गया था? रैट पर किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डीएनए अम्लीय होने का कारण क्या है? डीएनए जो अम्लीय है वो किस कारण से है? क्या वो डीऑक्सीराइबोज की वजह से है, फॉस्फेट, प्यूरिन या पिरामिडिन? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी फास्फेट की वजह से। डीएनए अम्लीय होने का जो कारण है वो फास्फेट है। डीएनए का अम्लीय घटक क्या होता है? फास्फेट समूह होता है। और डीएनए का क्षारीय घटक अगर पूछ लिया जाए, जैसे अम्लीय पूछ लिया तो वो फास्फेट हो गया, अगर क्षारीय पूछ लिया जाए तो वो नाइट्रोजन बेस होता है। क्षारीय कौन सा होता है? नाइट्रोजन बेस होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा क्योंकि अम्लीय पूछा है। अगला क्वेश्चन, डीएनए पर किसी एंजाइम द्वारा पहचाने जाने वाले साइट को ज्ञात करने की निम्न विधियों में से कौन सा प्रयुक्त होता है? मतलब डीएनए को किसी एंजाइम द्वारा पहचान करनी है, उसके लिए कौन सी विधि प्रयोग होती है? प्रूफ रीडिंग, फिंगरप्रिंट, फुटप्रिंट या क्रोमोसोमल वॉकिंग? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी फुटप्रिंट। फुटप्रिंट विधि। ठीक है, फुटप्रिंट विधि है क्या? तो फुटप्रिंट विधि वह विधि है जिसका उपयोग एंजाइम द्वारा मान्यता प्राप्त डीएनए पर साइट खोजने के लिए किया जाता है। फुटप्रिंट का उद्देश्य एक सिस्टम जिसकी रिमोट एक्सेस क्षमताओं, पोर्ट और सेवाओं और इसकी सुरक्षा के पहलुओं के बारे में जितना हो सके उतना सीखना होता है। इसे फुटप्रिंट कहते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अणु द्वितीयक संदेशवाहक के नाम से भी जाना जाता है, यानी सेकेंडरी मैसेंजर के नाम से कौन जाना जाता है? टीआरएनए, सिंगल पेप्टाइड, साइक्लिक एएमपी या फिर राइबोसोम? द्वितीयक संदेशवाहक के नाम से कौन जाना जाएगा? सेकेंडरी मैसेंजर के नाम से कौन जाना जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी साइक्लिक एएमपी। चक्रीय एएमपी एक दूसरा संदेशवाहक है जो कई जैविक प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण है। इसे CAMP भी लिखा जाता है, CAMP। ठीक है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का व्युत्पन्न है और कई अलग अलग हिस्सों में अंतःकोशिका संदेश परागमन के लिए उपयोग किया जाता है। सी का मतलब हो गया साइक्लिक। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राइबोसोमल आरएनए के संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है? राइबोसोमल आरएनए के संश्लेषण के लिए जो एंजाइम जिम्मेदार है वो है आरएनए पॉलीमरेज 1। कौन सा जिम्मेदार है? आरएनए पॉलीमरेज 1। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए अणु दोनों सूत्रों को N15 से नामांकित किया जाता है। इसे अब N14 मीडियम पर द्विगुणित कराया जाता है। इस डीएनए की प्रथम, द्वितीयक तथा तृतीयक द्विगुणन चक्र के नमूने को इलेक्ट्रोफोरेसिस कराई जाती है। प्रत्येक दशा में केवल एक बैंड देखा गया। किस प्रकार का द्विगुणन दर्शाता है? यहाँ पे पूछा ये किस प्रकार का द्विगुणन दर्शाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ये सेमी कंजर्वेशन दर्शाता है, यानी कि अर्ध संरक्षित प्रतिक्रियन दर्शाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर पूछा जाए ये सेमी कंजर्वेशन है क्या, तो सेमी कंजर्वेशन जो है इस मॉडल में डीएनए के दो स्ट्रैंड एक दूसरे को खोलते हैं और प्रत्येक एक नए पूरक स्ट्रैंड के संश्लेषण के लिए एक टेम्पलेट के रूप में कार्य करता है। इसका परिणाम क्या होता है? तो इसका परिणाम जो होता है, दो डीएनए अणुओं में एक मूल स्ट्रैंड और एक नए स्ट्रैंड के साथ इसका परिणाम देखने को मिलता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्वानोसिन एक है, मतलब ग्वानोसिन है क्या? एक बेस है, न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोटाइड है या नन ऑफ एबव? इसका सही जवाब हो जाएगा
ऑप्शन बी न्यूक्लियोसाइड। ग्वानोसिन क्या है? एक न्यूक्लियोसाइड है जिसमें एक बीटा एन ए ग्लाइकोसिड बॉन्ड के माध्यम से एक राइबोसोम यानी कि राइबोफ्यूरानोज रिंग से ग्वानिन जो है वो जुड़ा होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जब डीएनए को मेल्टिंग के बाद रीएसोसिएशन के लिए रखा जाता है तो निम्नलिखित में से सर्वप्रथम कौन रीएसोसिएट करेगा? कौन सबसे पहले रीएसोसिएट करेगा? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है राइबोसोमल डीएनए, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, इंसुलिन डीएनए या फिर लैग डीएनए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। जब डीएनए को मेल्टिंग के बाद रीएसोसिएशन के लिए रखा जाता है तो सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए यानी पूरक डीएनए जो है वो पुनर्संयोजन करेगा, रीएसोसिएशन करेगा। पूरक डीएनए एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन द्वारा उत्प्रेरित प्रक्रिया में सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए टेम्पलेट में संश्लेषित डीएनए है। पूरक डीएनए में केवल कोडिंग अनुक्रम ही होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सी डीएनए इज द टर्म गिवन टू। सी डीएनए टर्म किससे संबंधित है? ये कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के बारे में अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस डीएनए का आरएनए टेम्पलेट पर संश्लेषण किया जाता है? किसका किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा टीलोमेरिक डीएनए का। किसका? टीलोमेरिक डीएनए या इसी को टीलोमरेज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। इसमें जो होता है क्या होता है? आरएनए टेम्पलेट पर संश्लेषण किया जाता है। किसका? टीलोमरिक डीएनए का। ठीक है, टीलोमरेज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम जैसा दिखता है जो आरएनए टेम्पलेट का उपयोग करके डीएनए को संश्लेषित करता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक यूकैरियोटिक प्राथमिक ट्रांसक्रिप्ट में विद्यमान वे क्षेत्र जो एमआरएनए के प्रक्रमण के दौरान निकाल दिए जाते हैं क्या कहलाते हैं? ऑप्शन दिया है आपके सामने, म्यूटांस, रिकॉन्स, एक्सॉन्स या फिर इंट्रॉन्स। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी इंट्रॉन्स। इंट्रॉन्स एक जीन के भीतर कोई न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम होता है, कई न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम होता है जिसे आरएनए सप्लाइंग द्वारा अंतिम आरएनए उत्पाद की परिपक्वता के दौरान हटा दिया जाता है। इंट्रॉन्स का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि वे वैकल्पिक सप्लाइंग की अनुमति देते हैं जिससे एक ही जीन से कई प्रोटीन उत्पन्न करना संभव हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो आरएनए से डीएनए, अगर डीएनए से आरएनए बन रहा है तो ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगा, लेकिन जब आरएनए से डीएनए बन रहा है तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, आपसे अगर पूछ लिया जाए ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की खोज किसने की थी, तो हमने अभी देखा था टेमिल और बाल्टीमोर ने। किसने? टेमिल और बाल्टीमोर ने। टेमिल और बाल्टीमोर ने रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की खोज की थी। कब की थी? 1975 में की थी। कब की थी? 1975 में। मेरा क्वेश्चन जो आपके लिए आज का होमवर्क क्वेश्चन है वो डीएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, अगर नहीं भी आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए मैम डीएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, मुझे नहीं पता। मैं आप हर एक को पर्सनली हर एक के कमेंट को सीन भी करती हूँ और रिप्लाई भी करती हूँ, इसलिए आप लोग कमेंट जरूर किया करिए। अगला क्वेश्चन है, जीन की प्रकृति यानी स्वरूप पर महत्वपूर्ण योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार किसे मिला? पूछा जा रहा है कि जीन को बनाने में किसके कंट्रीब्यूशन के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो इसका जो सही जवाब वो ऑप्शन ए ही इसका सही जवाब है। टी.एच. मॉर्गन को जीन की प्रकृति पर महत्वपूर्ण योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था और इनको प्रयोगात्मक अनुवांशिकी का पिता भी कहा जाता है। अगर पूछा जाए आपसे प्रयोगात्मक अनुवांशिकी के पिता कौन है तो सही जवाब हो जाएगा टी.एच. मॉर्गन। मॉर्गन को 1933 में फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कब नोबेल मिला था? 1933 में। किसके लिए? जीन अनुवांशिकी के लिए। और इन्हें प्रयोगात्मक यानी एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स का फादर भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। और एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के पिता कौन है? तो टी.एच. मॉर्गन है। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरगोबिंद खुराना इज नोन फॉर, हरगोबिंद खुराना को जाना जाता है डिस्कवरी ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, डिस्कवरी ऑफ डीएनए लाइगेज एंजाइम, डिस्कवरी ऑफ टीआरएनए। देखिए बहुत नियरेस्ट ऑप्शन दिया हुआ है, बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़िएगा और ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, इसको स्टार मार्क करिएगा। हरगोबिंद खुराना को हम सभी को पता है कि हरगोबिंद खुराना जो है ये प्रथम सिंथेटिक जीन का निर्माण करने वाले हैं और इन्होंने न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन में पूरा संशोधन के लिए ये जाने जाते हैं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा?
डीएनए लाइगेज एंजाइम की खोज करने के लिए। किसने? डीएनए लाइगेज एंजाइम। हरगोविंद खुराना जो है ये प्रथम सिंथेटिक जीन का भी निर्माण इन्होंने ही किया था। ठीक है, हरगोविंद खुराना को आनुवांशिक कोड की व्याख्या भी इन्होंने की थी। इसके लिए इन्हें प्रोटीन संश्लेषण में इनके कार्यों के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। इन्हें डीएनए लाइगेज एंजाइम की खोज के लिए भी जाना जाता है। लाइगेज दो स्टैंडर्ड जोड़ने के दो मतलब लाइगेज जो होता है ये क्या करता है, लाइगेज जो है ये दो स्टैंडर्ड मतलब दो डीएनए के स्टैंडर्ड को जोड़ने का कार्य करता है। अगर पूछा जाए हरगोविंद खुराना ने कौन कौन सा कार्य किया, तो इन्होंने सिंथेटिक जीन का निर्माण किया सबसे पहले। उसके अलावा इन्होंने न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन में पुनः संशोधन किया। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें तो हरगोविंद खुराना को आनुवांशिक कोड की व्याख्या भी इन्होंने ही की थी। ठीक है, और इसके अलावा प्रोटीन संश्लेषण में भी इन्होंने महत्वपूर्ण रोल प्ले किया था और इन्होंने ही डीएनए लाइगेज एंजाइम की खोज की थी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, यहाँ तो वैसे होना चाहिए कि इन्होंने प्रोटीन संश्लेषण में भी खोज किया था, लेकिन इन्होंने प्रोटीन संश्लेषण किसमें किया था, तो आनुवांशिक कोड की व्याख्या इनके प्रोटीन संश्लेषण में कार्यों के लिए भी इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। यहाँ पे प्रोटीन संश्लेषण भी दिया है, लेकिन यहाँ पे जो एग्जामिनर ने इसका सही जवाब माना वो ऑप्शन सी माना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है डीएनए अणु में नाइट्रोजन आधार युग्मों की स्थिति का सही क्रम क्या है, यानी डीएनए अणु में नाइट्रोजन कैसे जुड़ते हैं। तो हम सभी को पता है डीएनए अणु में नाइट्रोजन कैसे जुड़ते हैं, एडेनिन ग्वानिन से और थायमिन साइटोसिन से। थायमिन साइटोसिन से, ठीक है, थायमिन किससे जुड़ता है, साइटोसिन से। सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड। एडेनिन ग्वानिन से डबल बॉन्ड के साथ, थायमिन साइटोसिन से ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ता है। क्वेश्चन, अपने पूरक अनुक्रम को पहचानने में सक्षम आरएनए या डीएनए के छोटे टुकड़े क्या कहे जाते हैं। ऑप्शन ओकाजाकी फ्रेगमेंट, सी डीएनए, रिपीटेटिव डीएनए या फिर मॉलिक्यूलर प्रोब। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी मॉलिक्यूलर प्रोब, आणविक जांच। डीएनए या आरएनए का एक छोटा टुकड़ा होता है जो अपने पूरक अनुक्रमों को पहचानने में सक्षम होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से फ्यूल जेन अभिक्रमक का प्रयोग किसको स्टेन करने के लिए किया जाता है। फ्यूल जेन एक रिएजेंट है, पूछा जा रहा है इसका प्रयोग किसको स्ट्रेन करने के लिए किया जाता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, डीएनए या आरएनए। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी डीएनए। किसको स्ट्रेन करने के लिए किया जाता है, डीएनए को। फ्यूल जेन स्ट्रेन रॉबर्ट फ्यूलजेन द्वारा खोजी गई थी, उन्हीं के नाम पे इसका नाम फ्यूलजेन स्ट्रेन रख दिया गया। इसका उपयोग डीएनए की पहचान करने के लिए ऊतक विज्ञान यानी टिश्यू साइंस में, टिश्यू कल्चर में उपयोग किया जाता है या एसिड हाइड्रोलिसिस पर निर्भर होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरएनए पॉलीमरेज का कौन सा घटक प्रमोटर साइट को पहचानने के लिए जिम्मेदार है, अल्फा, बीटा 1, बीटा 2 या फिर सिग्मा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी सिग्मा। सिग्मा जो है ये प्रमोटर साइट को पहचानने के लिए जिम्मेदार होता है। सिग्मा कारक एक प्रोटीन है जो केवल प्रतिलेखन यानी कि ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत के लिए सहायक है। यह एक जीवाणु प्रतिलेखन दीक्षा कारक है जो आरएनए या जीन के विशिष्ट संबंध को बढ़ावा देता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कोडान होमोपॉलीमर तकनीक द्वारा अपने अमीनो एसिड को नहीं सौंपा जा सकता। ट्रिपल ए, ट्रिपल जी, यूयूसीसी, कौन सा इसमें जो है अपने होमोपॉलीमर तकनीक द्वारा अमीनो एसिड को नहीं सौंपा जा सकता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यूयूयू। यूयू कोडान को होमोपॉलीमर तकनीक द्वारा अपने अमीनो एसिड को आसाइन नहीं किया जा सकता यानी सौंपा नहीं जा सकता। यह ट्रिपल कोडान अमीनो एसिड एडॉप्टर गतिविधि है जो ट्रिपल यू कोडान के रूप में पहचाना जाता है। आनुवांशिक कोड जानकारी का अनुवाद करने के लिए जीवित कोशिका द्वारा उपयोग किए जाने वाले नियमों के समूह में होते हैं और ये क्या है, ये ऐसा ट्रिपल कोडान है जो क्या कहते हैं अमीनो एसिड एडॉप्टर गतिविधि है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस चैप्टर में ना टोटल 148 क्वेश्चन है, तो 50-50 क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग 3 वीडियो में कवर कर लेंगे। उसके बाद आपको ये सारे क्वेश्चन एक वीडियो में प्रोवाइड करवा देंगे, एक लॉन्ग वीडियो के माध्यम से। ठीक है, अगर आपको हमारी एफर्ट अच्छी लग रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आपसे अनुरोध है प्लीज इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। आपके शेयर करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें उत्साह मिलता है। प्लीज हमारे लिए इतना जरूर करिएगा। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ mRNA इन यूकैरियोटिक इज invertebral shorter than is its corresponding gene DNA because यूकैरियोटिक में mRNA की लंबाई का इसके संगत जीन DNA की तुलना में हमेशा छोटा होता है, क्यों, ऐसा क्यों होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा mRNA एक सिंगल स्टैंडर्ड है
और इसलिए लूप बनाते हैं जो लंबाई का छोटा कर सके, ठीक है, जो लंबाई को छोटा कर सके। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। mRNA जो होते हैं यूकैरियोटिक में फंसे होते हैं, इसलिए इनका लूप ऐसा होता है जिससे इनकी लंबाई क्या हो सके, छोटी हो सके। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ओके, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।